रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रुचिता हत्याकांड का बिना सोचे समझे खुलासा करने से उलझी शहर के खाकी। कानून के रखवालों ने एसपी को दिया ज्ञापन, कहा जल्द करो कार्रवाई, नहीं तो कर सकते हैं आंदोलन। मोदी के कैशलेस इंडिया अभियान में रंगने लगी पर्यटन नगरी। डालचंद की थाली पर पेटीएम से कर सकते हैं भुगतान। और पूर्व केंद्रीय सेवक शशि थरूर ने कहा राजस्थान में अगली सरकार होगी कांग्रेस की। अच्छे दिन दिखाने वाली सरकार के आएंगे बुरे दिन। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बहुचर्चित रुचिता हत्याकांड को सुलझाने में उलझी शहर पुलिस की। 5 दिन पहले हुआ बहुचर्चित रुचिता हत्याकांड पुलिस की बचकानी और फ्लॉप फिल्म जैसी कहानी की वजह से और ज्यादा उलझती जा रही है। पहले पति केबी गुप्ता पर शक कर उसको हिरासत में लेना, उसके बाद उसी अपार्टमेंट में रहने वाले दिव्य कोठारी का हत्या करना कबूलना और खाकी का उसको बच्चा समझकर साइकोसिस का मरीज कहकर पागल बताना, यह सब खासो आम के गले नहीं उतर रहा है। यहां तक कि जब मीडिया और शहर की जनता में पुलिस की इस फिल्मी कहानी की किरकिरी हुई तो पुलिस अधिकारी अपने ही बयान से पलट गए। शहर के पुलिस अधिकारियों ने इस जघन्य हत्याकांड को मजाक बनाकर रख दिया है, लेकिन यह बात सिर्फ पुलिस को ही हकीकत लगी। मीडिया कर्मियों के गले तक नहीं उतरी तो सभी ने पुलिस के ऑपरेशन का पोस्टमार्टम कर दिया। खाकी ने अपने धूमिल होती छवि को देखते हुए फिर बयान पलट दिया, जिससे वो खुद कटघरे में खड़ी हो गई है। जिला पुलिस कप्तान आरपी गोयल ने शनिवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी दिव्य कोठारी को साइकोसिस बीमारी से ग्रसित बताया था। इसके साथ भी कहा था कि दिव्य ने रुचिका की हत्या से पहले और बाद में कई बार खुदकुशी के नाकाम प्रयास किए थे, लेकिन रविवार को पुलिस अपने बयानों से पलट गई और मीडिया वालों को बताया कि वह मानसिक रोगी नहीं है। अब जब शहर भर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, ऐसे में पुलिस के इस दोहरे रवैये से पूरे प्रकरण में हुई जांच पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि आरोपी 8 दिसंबर तक रिमांड पर है। पुलिस यह भी कह रही है कि आरोपी दिव्य से पूछताछ के दौरान मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह ली जाएगी, जिससे कि हत्या का मकसद सामने आ सके। दिव्य कोठारी से पूछताछ में सामने आया है कि वह रुचिता को एक तरफा प्यार करता था। 1 दिसंबर को वह मौका देखकर घर में घुस गया और रेप करने की कोशिश की। डिप्टी गोपाल सिंह ने बताया कि आरोपी कोई मानसिक रोगी नहीं, वह बिल्कुल सही है। उसने रुचिता की हत्या करने के बाद यह पूरी कहानी बनाई थी और 8 बार मरने की बात भी झूठी है। एक बात यह समझ नहीं आ रही है कि यह कहानी दिव्य ने बताई या खाकी के कुछ अधिकारियों के द्वारा उससे उगलवाई गई। आपको बता दें कि सुखेर थाने के थानाधिकारी ने पहले ही दिन बता दिया था कि दिव्य कोठारी कोई साइको नहीं है। उसके बाद रविवार को गोपाल सिंह भाटी ने भी यह बात साफ कर दी कि दिव्य साइको नहीं है, उसने तो रुचिता का रेप करने की कोशिश की थी। शहर भर में यह चर्चा हो रही है कि यह हत्याकांड शहर के सबसे प्रतिष्ठित समाज से जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए पूरे मामले पर खाकी लीपापोती कर रही थी। इसके लिए कोटा जिले के एक थाने में तैनात जितेंद्र आंचलिया भी विशेष तौर पर बुलाए गए, जिनका प्रेस नोट में कहीं हवाला नहीं है, लेकिन वह इस तरह के मामलों को सुलझाने में माहिर रहे हुए हैं। आइए आपको भी जिला पुलिस अधीक्षक और डिप्टी के विरोधाभासी बयानों से रूबरू करवाते हैं। ये जो रुचिता का जो हत्याकांड हुआ था उसके संदर्भ में बता दूं कि जब ये बाहर निकला तो इसने चूहे की दवा जो होती है वो इसमें कोल्ड ड्रिंक के साथ पी के आया था। तो 8 नंबर के ये फ्लोर पे रहता है। 8 नंबर का इसकी गलती से इसने 7 नंबर का दबा दिया। लिफ्ट खुली और जैसे ये बाहर आता है तो कुछ चक्कर खा के गिर जाता है, जो कि एक ही उसमें मल्टी स्टोरी में रह रहे थे। तो रुचिता है वो किसी कारण से बाहर आते उसने कहा बेटे तेरे को क्या हो गया। वो उसको अपने फ्लैट में ले जाती है, फ्लैट में ले जाके उसको पानी वगैरह ऑफर करती है, गिर जाता है। लेकिन वहाँ ये पता नहीं मानसिक किस अवस्था में था कि ये ताबड़तोड़ उसके ऊपर वही घर से एक औजार लेता है और उससे एक ताबड़तोड़ हथियारों से वार करता है और उससे उस महिला की वहाँ पे हत्या हो जाती है। इसके बाद इसने वहीं पर अपना शावर वगैरह किया और उस घर से बाहर निकलने के बाद इसने मरने के करीब 8 अटेम्प्ट किए, जिसमें नस काटना भी शामिल है। गणगौर घाट के ऊपर जाके 2 बार पानी में कूदा पर लेकिन अच्छा तैराक होने से वहाँ से निकल गया। ये मावली जंक्शन पर ट्रेन के आगे कूदने के लिए जाता है, वहाँ पाँव में इसके पत्थर किसी पाँव से टकरा जाने से बच जाता है। रोहन राजउल्लास पर भी सोचा कि इस बिल्डिंग के ऊपर से जाके कूद जाए, लेकिन वहाँ इसको चौकीदार ने ऊपर जाने नहीं दिया। बड़ी तालाब पे गया तो लोग बाग घूम रहे थे तो वहाँ मर नहीं पाया।
मैंने इसने जितने भी अटेम्प्ट किए वहाँ सक्सेस नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली इसने सोचा कि मैं पुलिस को जाके सरेंडर कर देता हूँ तो कानून मुझे फांसी की सजा देगा, तो मैं अपने आप इससे मुक्ति पा जाऊँगा। इस पर हमारे जो 4 टीमें गठित की गई तो उन्होंने अथक प्रयास किए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, साइंटिफिक संसाधनों का यूज करते हुए अल्टीमेटली इसका खुलासा हो गया। और FSL द्वारा भी कुछ ब्लड स्पॉट, इसके चप्पल, इसके नाखूनों से बरामद कर लिए गए हैं। अब इसकी मनोस्थिति के बारे में विशेषज्ञों की टीम से भी इसके बारे में राय ली जाएगी और न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर डिटेल पूछताछ की जाएगी। उस तरह की बीमारी जो है उससे ग्रसित है। बीमारी के मामले में अभी हम ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते, परंतु प्रारंभिक रूप से जो मनोचिकित्सकों से पूछा गया है कि इस टाइप की जो बीमारी है साइकोसिस बीमारी होती है जिसकी अवस्था में ऐसा लड़का कर बैठता है। और इसमें खास बात ये रही कि जब आज इसके मम्मी पापा को बुलाया गया तो ये अपनी मम्मी से लिपट के रोता है पहले, फिर कुछ चंद लम्हों के बाद मुस्कुराने लगता है। फिर जब इसकी मम्मी इसके कान पे की मारती है कि बेटा क्या हो गया तेरे को, क्योंकि ऐसा ही सेम जो मृतका थी रुचिता उसने किया था, तो ये अचानक फिर उस समय भी आक्रोश में उठता है और आसपास देखता है कि भाई कुछ आक्रमण करने की कोई चीज़ है, क्योंकि इसके बार बार वो जो चौकीदार इसको कहा कि तो चौकीदार बनेगा वो दिमाग में इसकी घूम रही थी। तो अब ये विशेषज्ञों की टीम भी बता पाएगी कि एक्चुअल में इसको क्या बीमारी है। प्रथम दृष्टया इसको लक्षण जो डॉक्टर ने बताया वो ये बताया। पूछताछ कर रहे हैं किस तरह की, और 8 दिन का रिमांड लिया। नई बात है, 8 दिन का रिमांड लिया। 24 घंटे में यही निकल के आया कि इसने हत्या की है और इसने इतला दी है कि भाई मैंने किस चीज से हत्या की और कहाँ वो चीज लगी है, वो रिकवरी हो जाएगी। नई बात तो क्या है, बिल्कुल पूछताछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, मानसिक रोगी नहीं है। तो सर क्या ये किस शुरुआत में जब पहले बार पुलिस में आया स्टूडेंट होता है, इतनी बड़ी घटना कर दे, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, लेकिन बाद में आप आज स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है और ये इसका न तो कोई पहले इलाज चला न कोई साइकिक कह सकते हैं इसको, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति है। तो सर ये वहाँ फ्लैट में किस काम से गया था, किस काम से, क्या बात सामने कर आई, ये अंदर क्यों गया था वहाँ, जब महिला फ्लैट में गया तो क्यों गया, क्या बात निकल कर? इंटेंशन तो इसका रॉन्ग है, लेकिन अब पूछताछ कर रहे हैं, इससे निकलवा लेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, किस लिए गया, किस तरह इंटेंशन हो सकता है? इंटेंशन भाई जब तक सच्चाई सामने आवे कैसे कह सकते हैं। और इसकी प्रेजेंस हुई है, उसने उस 9:09 पे अपने मोबाइल पे फोन पर उसने वहाँ जो कछुआ है, उन्होंने पालतू कछुआ है, उसकी भी फोटो खींची है इसने, तो प्रेजेंस उसकी है ही है वहाँ। तो कल जो बात सामने आई थी कि ये मानसिक रोगी और इसने मानसिक रोग के चलते ये सत्य को अंजाम दिया है, और आज जब ये हुआ 24 घंटों में इस बार इतना विरोधाभास किस बात, कैसे विरोधाभास सामने आया? नहीं, विरोधाभास कोई विरोधाभास नहीं है भाई। अब कल रात को ये सोया है, दिन की जो हरकतें हैं उससे इससे ये साबित होता है कि भाई ये वो जो सिर्फ वो घटनाक्रम जहाँ आता है जहाँ ही वो इस तरह की हरकत करता है। बाकी जो आप इससे पूछो जन्म से लेके कहाँ डिग्री की, क्या किया, कहाँ गया, वो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति बता रहा है जैसे बता रहा है। तो ये अपने आप को बचने का प्रयास कर रहा है। हर मुलजिम चाहता है कि भाई कानून के शिकंजे से कैसे बचो, लेकिन हम मानते हैं कि इसने बिल्कुल हत्या की है और जानबूझ के हत्या की है। सर हत्या के पीछे दुष्कर्म करने के पर्पस से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्यों, महिला की जो संघर्ष करने की स्थिति है, आपने भी बॉडी देखी होगी, मौके पे आप ही थे, महिला का ब्लाउज फटा हुआ था, पैंट पीछे से फटी हुई थी और पीछे से भी फटा हुआ था, तो संघर्ष तो उसने किया ही है। तो ये चीजें फटने का क्या कारण हो सकता है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 24 घंटे में काफी नहीं, विरोधाभास कुछ नहीं। कल मंगलाल जी से अखबार में इन्होंने बताया आईओ तो मंगलाल जी है, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, ये पागल नहीं है, क्योंकि आईओ के पास मुलजिम ज्यादा रहता है। अच्छा, तो फिर आईओ साहब मुलजिम पागल नहीं है या फिर मानसिक रोगी नहीं है? और जब जो उच्च अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो मानसिक रोगी किस तरह से सामने? नहीं, मानसिक रोगी नहीं है। उच्च अधिकारी मैंने तो बाइट नहीं दिया मानसिक रोगी। आपसे उच्च अधिकारी जो थे उन्होंने बाइट दिया? मैंने कैसे? कल तो ये भी बात आई थी कि हमने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी इस चीज के बारे में एग्जामिन कराया गया है। नहीं, कोई एक्सपर्ट से एग्जामिन नहीं कराया गया। ये तो ये इसने कहा भाई मैंने जहर खाया, इसलिए डॉक्टरों से पूछा है भाई कल को कोई सिम्टम्स हो और कोई और भी घटनाक्रम पुलिस की कस्टडी में है तो कोई घटनाक्रम नहीं है, वो जांच जरूर करवाएगी। मतलब मानसिक रोगी किसी तरह की जांच नहीं करेगी।
वही इसकी जो शारीरिक जांच कराई है वो सामने आमा तो हॉस्पिटल सेटल और हॉस्पिटल से कराई सेटल हॉस्पिटल में कोई मानसिक विशेषज्ञ नहीं है। शहर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग की ओर से सोमवार से जियो सिंपोजियम का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस सिंपोजियम में कई राज्यों के जियोलॉजी विषय के पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस सिंपोजियम में पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र छात्राओं की ओर से अलग अलग प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए जाएंगे। सिंपोजियम में भू विज्ञान विभाग के प्रोफेसर की एक टीम बनाई गई है जो कि यहाँ आने वाले छात्र छात्राओं को यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। सिंपोजियम के पहले दिन छात्र छात्राओं के प्रेजेंटेशन के बाद दूसरे दिन सभी को गोगुंदा ईसवाल सहित अलग अलग क्षेत्रों की अरावली पहाड़ियों पर विजिट करवाई जाएगी ताकि यहाँ के बारे में अनुसंधान कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके। उदयपुर और आसपास का क्षेत्र भू विज्ञान के लिहाज से महत्वपूर्ण है जिससे कि यहाँ की पहाड़ियों पर अनुसंधान किया जा सकता है। 2 दिनों तक चलने वाले सिंपोजियम के बाद छात्र छात्राओं के अनुसंधान के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसको राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। ये है यू कैन नॉट मेक एनी कंस्ट्रक्शन। दूसरा ये है कि टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए अभी एक सेमिनार जियो हेरिटेज हमारे यहाँ के प्रोफेसर एट्रैक्टिव स्ट्रक्चर अगर आपको फील्ड में कोई मिले तो उसको आप थोड़ा पब्लिसाइज करो। It's very essential to show our gratitude to each and everyone who is assembled here to make this GeoYouth 2016. GeoYouth 2016 कार्यक्रम के रूप से आए अपना कीमती समय दिया। इसके साथ ही इस GeoYouth में क्या पार्टिसिपेशन चल रहा है। भू विज्ञान विभाग सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 2 दिन का ऑल इंडिया सिंपोजियम जियो यूथ 2016 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 5 और 6 दिसंबर के लिए है। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र जो कि एमएससी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, वो आए हैं। वो अपना प्रेजेंटेशन जो कि उन लोगों ने डेजर्टेशन में या कोई रिसर्च वगैरह में काम किया है वो प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 2 दिन के इसके अंदर। पहला दिन खाली प्रेजेंटेशंस का है। सेकेंड डे उनको हम लोग फील्ड में ले जाएंगे जो कि उदयपुर एक ऐसी जगह है भारत में जहाँ पे जियोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छे एक्सपोजर्स मिलते हैं, बहुत अच्छे अपने को रॉक्स मिल जाती है उन पर, जो उनके लड़कों के सीखने और समझने के लिए बहुत ही उपयोगी रहती है। इसके अंदर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हैं जैसे चेन्नई से आए हैं, खड़गपुर से हैं, जोधपुर से काफ़ी लड़के आए हैं, कच्छ यूनिवर्सिटी से आए हैं, भुज से, और विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट के ही काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके अंदर। तो ये सब अपना प्रेजेंटेशन करेंगे जो इन लड़कों ने अपने प्रोजेक्ट में या किसी थीसिस में वो सब काम किया वो उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ पर। और ये सेमिनार इसके लिए महत्वपूर्ण है कि खाली इसमें रिसर्च स्कॉलर्स और लड़कों के लिए ही वो के लिए है, कोई एकेडमिक प्रोफेसर्स नहीं आएंगे यहाँ पे। और इनको एक जज करने के लिए ज्यूरी बनाई गई है। वो ज्यूरी इन बेस्ट पेपर्स को अवार्ड देगी उसके अंदर, उससे जो जज करके बेस्ट पेपर्स अवार्ड दिया करेगी। और दूसरी खास बात यह है ये सारा सेमिनार हमारे विश्वविद्यालय के लड़कों ने ही ऑर्गेनाइज किया है। इसमें किसी फैकल्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लड़कों ने अपनी तरफ से उसका एब्स्ट्रैक्ट वॉल्यूम तैयार करा है, अपनी तरह से फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखे हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज इन्हीं लड़कों की से निकल रही है। हमारे भू विज्ञान विभाग MLSU सुखाड़िया में अभी 7th इंडिया का सभी स्टूडेंट से आए हैं, जियो ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें फर्स्ट डे इनका चलेगा टेक्निकल सेशन, जिसमें क्या है सभी बच्चे अपने जो भी रिसर्च किए वो यहाँ पेपर प्रेजेंट करेंगे और इसका हम एब्स्ट्रैक्ट वॉल्यूम निकालेंगे जो नेशनल लेवल का होगा और उनका एब्स्ट्रैक्ट उसमें प्रिंट होता है और उनको इसका आगे उसको लाभ मिलता है। सेकंड डे हम इनको ले जा रहे हैं फील्ड में। फील्ड हमारा शुरू होगा यहाँ से इसवाल, जहाँ राजस्थान की सबसे ओल्डेस्ट रॉक जो BGC है, सबसे ओल्डेस्ट चट्टान जो है उसका और अपने अरावली हिल्स का कॉन्टैक्ट है। वहाँ से हम इनको ले जाएंगे गोगुंदा में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। अपने अरावली जो माउंटेन्स है वो बहुत हाईली फोल्डेड है, तो उसके बारे में उनको हम थोड़ा ज्ञान देंगे। वहाँ से आगे हम इनको ले जाएंगे मालवा चौराहा जसवंतगढ़। वहाँ इनको हम कैल्क सिलिकेट डिपॉजिट है जिसका हम कैसे मार्बल बनाकर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनको हम कमर्शियली यूज़ में ले सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर उनका हम इसको ज्ञान देंगे। ये हमारा इस
जीवित में रहेगा पूरा। प्रधान सेवक मोदी द्वारा नोटबंदी पर लिए गए कड़े फैसले के बाद देश भर में खुले पैसों को लेकर हल्ला मचा हुआ है। इस फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी के इस निर्णय से छोटे व्यापारियों को नुकसान और परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के व्यापारियों को कैशलेस भुगतान पर जोर दिया, तो शहर में एक चाय स्टॉल चलाने वाले ने तत्काल स्मार्टफोन खरीदा और कैशलेस पेमेंट का ऐप डाउनलोड कर चाय पिलाना शुरू कर दिया। यही नहीं, इस स्टॉल पर ग्राहक भी ऑनलाइन भुगतान करने में रुचि दिखा रहे हैं। पेश है नोटबंदी को लेकर एक महत्वपूर्ण पेशकश। शहर के उपनगरीय क्षेत्र के हिरन मंडी सेक्टर 4 इलाके में डालचंद गायरी नाम का व्यक्ति पिछले कई वर्षों से टी स्टॉल चला रहा है। उनके स्टॉल पर सुबह से शाम तक ग्राहकों का तांता लगा रहता है, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद अचानक से उनके स्टॉल पर खुले पैसे को लेकर परेशानी आने लगी। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कैशलेस की अपील की, तो डालचंद ने एक पुलिसकर्मी ग्राहक से इस पर चर्चा की। पुलिसकर्मी ने जब डालचंद को कैशलेस भुगतान की प्रक्रिया के बारे में समझाया, तो उसके लिए यह सिस्टम बहुत आसान हो गया। इस चर्चा के बाद डालचंद ने अगले ही दिन स्मार्टफोन खरीदा और कैशलेस भुगतान का ऐप डाउनलोड कर लिया। चाय के स्टॉल चलाने वाले डालचंद ने बताया कि गत 10 दिनों में करीब 50% ग्राहक कैशलेस भुगतान कर रहे हैं। कई ग्राहक ऐसे भी थे जो खुले पैसे जेब में नहीं होने के बाद में देने की बात करते थे, लेकिन अब वे मोबाइल से QR कोड स्कैन कर भुगतान कर देते हैं। डालचंद ने साफ किया कि चाय के नियमित ग्राहक भी भुगतान ऐप से करेंगे तो उनको भी सुविधा होगी और उन्हें भी खुले पैसे नहीं होने की परेशानी से निजात मिलेगा। ये इसके लिए सुविधा चालू की कि पैसे लोग कहते हैं छूटे नहीं है, बाद में ले लेना। 5-6 दिन प्रॉब्लम आई तो फिर 2-3 जनों ने बोला कि यार ये सुविधा चालू कर दो आप पेटीएम से, ताकि आपको भी दूध वालों को देने में, शक्कर लाने में, सहकारी सुपरमार्केट में, टंकी वालों में देने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो फिर एक देवीलाल जी करके चौधरी है, उन्होंने ये डाउनलोड करके दिया और फिर चालू करके दिया। पुलिस में है चौधरी, कैसे सीखा इसको? देवीलाल जी चौधरी करके हैं, उन्होंने सिखाया कि इस तरह से करो, आपको बेनिफिट भी रहेगा और ऑनलाइन ये पैसे भी दे देंगे, आपको छुट्टे की मगजमारी भी नहीं रहेगी। उसके बाद ठीक लगी, कोई छुट्टे की मगजमारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कस्टमर को भी परेशानी नहीं है तो भैया इससे डाल देते हैं आपको। उसके बाद पैसे बराबर आ रहा है? पैसे बराबर आ रहे हैं। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने शुरुआत करी तो सबको शुरुआत करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए। उससे क्या फायदा है? उससे ये फायदा है, ऑनलाइन में छुट्टे बंदे बैंक में जाना, ये आना, वो सामान खरीदना, पैसे ले जाने की मगजमारी नहीं है। ऑटोमेटिक जो इसमें है, मोबाइल लेके गए, पैसे कितने हुए वो दिए, छुट्टी। नोटबंदी के फैसले के बाद डालचंद की चाय की थड़ी पर खुले पैसे के चक्कर में ग्राहकों की खासी कमी आ गई, लेकिन जब से डालचंद ने पेटीएम से भुगतान शुरू किया है, तब से ग्राहकों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। डालचंद ने टी स्टॉल पर QR कोड का प्रिंट लगवा दिया। जब ग्राहक QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं तो उनकी स्क्रीन पर टी स्टॉल का नाम आ जाता है। इसके बाद राशि का भुगतान कर दिया जाता है। कुछ ही क्षणों में डालचंद के मोबाइल स्क्रीन पर भुगतान का संदेश आ जाता है। डालचंद के मोबाइल ऐप की पासबुक में देखा तो ग्राहकों ने 5, 10, 15, 20 से लेकर 50 रुपए तक की चाय का भुगतान कर रखा है। डालचंद की दुकान पर चाय पीने आने वाले लोगों ने भी इस तरह के भुगतान को अच्छी शुरुआत माना है। ग्राहकों का कहना है कि नोटबंदी के फैसले के तुरंत बाद खुले पैसों को लेकर उन्हें खासी दिक्कतें होती थी, लेकिन जब से डालचंद द्वारा इस डिजिटल ट्रांजैक्शन सुविधा को शुरू किया गया है, तब से उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। हम रोज जिम ऑफ करने के बाद चाय पीने आते हैं और ये जो कैशलेस जो भुगतान है हम पेटीएम से यूज़ करेंगे चाय वालों को। इन्होंने काफ़ी अच्छी फैसिलिटी लगाई है, मतलब इसके थ्रू हम काफ़ी अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं, वापस कैशबैक भी हो जाता है कहीं भी शॉपिंग करते हैं तो पेटीएम को मिला के अच्छी फैसिलिटी। थैंक यू। और मेरा एक ही कहना है आप भी यूज़ कीजिए। यहाँ पे जो यूज़ किया है किस तरह से, क्या मतलब जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे पेटीएम से कैश करवा देते हैं, तो हमको वापस जैसे अभी तो घोड़े मेला ऑफ चला था कि 1000 की ऊपर शॉपिंग करो 10% कैशबैक हो जाएगा। तो अगर 1000 रुपये की शॉपिंग की तो 900 रुपये लगे, 100 रुपये कम से कम मेरे बच गए। यहाँ पे आप आए हैं चाय जी कोई फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे जी, कितना फायदा हो रहा है? अच्छा फायदा है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए बेनिफिट वाली चीज़ है। हाँ, खुले भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इससे मतलब ये रहेगा कभी भी कितना भी अमाउंट हो डायरेक्ट कैश पेटीएम से कन्वर्ट हो जाएगा, खुले की टेंशन ही नहीं है। स्टॉल पे बहुत अच्छी तरह की सुविधा की गई है, क्योंकि इस मंदी के नोटबंदी के चक्कर में न तो चेंज मिलते किसी के पास, 5-10 रुपये चाय वाले के लिए भी आदमी सोचता क्या करेंगे। इस चक्कर में उन्होंने जो सुविधा चालू की है बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ खड़े खड़े हम पेमेंट कर देते हैं इनको 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये जो भी हो, ये सुविधा बहुत सराहनीय है। ये शुरुआत की इन्होंने सभी जगह इस तरह होना चाहिए, सभी तरह इसी तरह होना चाहिए। हमारा रूटीन में यहाँ पर हम चाय पीने आते हैं
चालू जी के यहाँ पे। इन्होंने जो नोटबंदी के कारण जो पैसे की समस्या आ गई थी, तो इन्होंने जो पेटीएम का यूज़ किया है और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उससे ग्राहकों को बहुत सुविधा हो गई है और खुले पैसे की जरूरत नहीं है। जैसे 5 रुपये 10 रुपये जैसे ही चाय पिए उनके अंदर चला जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और पेटीएम का इससे स्कैन कर लेते हैं और अपने OTP डाल के और पेमेंट हो जाता है, कोई परेशानी नहीं, 30 सेकंड में काम खत्म हो जाता है। उससे बहुत सुविधा हो गई है। मेरे को भी पेटीएम यूज़ करना नहीं आता था, अभी अभी मैंने ये सीख के आया हूँ और पेटीएम से ही पैसे दे रहा हूँ अब, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चाय पीने के लिए आए हैं और चाय का पैसा पेटीएम से ही दे रहे हैं। 5 रुपये देने हैं जो खुले है नहीं, तो इसलिए पेटीएम से ही दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर चाय पीने हो जाता हूँ, लेकिन अभी पेटीएम जो है ये भी अच्छे से चालू किया, वो अच्छा है, क्योंकि इसमें खुले की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं और भी पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, और इसे मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब पेटीएम से हो रहा है, जो भी किया है वो अच्छा हुआ है। आज हमने देखा सेक्टर 4 के चौराहे पे, जिसे किसी के पास पैसे नहीं है, तो उसी प्रकार से इन्होंने आज पेटीएम जो सॉफ्टवेयर होता है, उन्होंने जो ऐप जो डाउनलोड करके, और जिस तरह से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप भी चाय का आनंद ले सकते हैं। जैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया, उस फैसले की तरह इन्होंने भी चाय वालों ने एक पेटीएम का लगा रखा, अपने मोबाइल से स्कैन करके आपका खाते से पैसा पेटीएम में डालकर, और फिर वहाँ मोबाइल को स्कैन करके सारा अपने जो 5 रुपये है चाय का वो उनके खाते में चला जाएगा। बहुत अच्छी ये सुविधा इन्होंने यहाँ चालू की है, इसलिए आज हम भी यहाँ चौराहे पर चाय पीने के लिए आनंद लेना है चाय का। नोटबंदी को लेकर जिस तरह छोटे व्यापारी परेशान दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए डालचंद जैसे सामान्य व्यक्ति ने एक सीख देने का काम किया है। ऐसे में डालचंद की तरह हर छोटा व्यापारी इस तरह डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा को अपनाएगा तो उसे और उसके ग्राहकों को खुले पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं, भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं, अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face, world-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ वाटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। बिगेस्ट मल्टी ब्रांड स्टोर ऑफ उदयपुर, राजा साहेब एक्सेल, लेडीज, जेंट्स and kids all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध।
बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर, फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाकिस्तान के विदेश सचिव सरताज अजीज की भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार को उनसे किसी तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए, ये कहना था पूर्व केंद्रीय सेवक और सांसद शशि थरूर का। उदयपुर दौरे के दौरान शशि थरूर ने कहा कि सरताज अजीज भारत आया है, लेकिन उनसे बातचीत के लिए अधिकृत भारत सरकार की विदेश सेवक स्वास्थ्य कारणों के चलते हॉस्पिटल में है। साथ ही अभी पाकिस्तान के ओर से भी किसी तरह की बातचीत का प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान द्वारा उरी, पठानकोट और नारगोटा में कराए गए हमलों को देखते हुए उसे किसी तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। थरूर ने कहा कि भारत सरकार ने पठानकोट हमले के बाद उनकी एजेंसी को भारत आने की अनुमति दी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किसी तरह का कॉपरेट नहीं किया। देखिए, ये तो कॉन्फ्रेंस ये ना पहले का कॉन्फ्रेंस है ना आखिरी होगा जी। एक हासिल एशिया कॉन्फ्रेंस है अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में, और ये जो सेंट्रल एशियन विषय के पे चर्चा हो रहे हैं, कई देशों में जाते हैं। इस बार हमारी बारी है, जिसे भारत में हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत है कि सरताज अजीज पाकिस्तान से आया हुआ है, लेकिन मैं इसमें एक मौका नहीं देखता हूँ हमारे बायलैटरल इशू में। ये दो देश के आपस जो है उसको आगे बढ़ाने का विषय नहीं है। ये तो हम दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में वो लोग अलग मीटिंग मांगा भी नहीं, और आपको पता है कि हमारे विदेश कार्य मंत्री जो सरताज अजीज जी से बात करना चाहिए, वो तो बीमार है, दिल्ली में या घर में या अस्पताल में है, वो तो नहीं आ रही है कॉन्फ्रेंस को। तो इसलिए इस हालत में जब हमारी डेलीगेशन, मेरे ख्याल में हमारे को चेयरमैन वित्त मंत्री है, तो वो क्या डिस्कस करेगा सरताज अजीज के साथ। मुझे भी नहीं लग रहा है कि डिस्कस करना, चर्चा करना पाकिस्तान के साथ अभी उचित है, क्योंकि हमने जो कुछ देखा है इस साल, पठानकोट पे हमला, उरी पे हमला, नगरोटा पे हमला, हम लोग तो जितने भी उनके साथ कोऑपरेशन करने की कोशिश में उनके लोगों को यहाँ बुलाए, उनकी इंटेलिजेंस लोग आए थे पठानकोट देखने के लिए, और उसके बाद वो लोग कोई भी हमारे साथ मतलब कोऑपरेशन करना नहीं चाहते हैं। वहाँ के जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको रुका नहीं दे रहे हैं, तो क्या चर्चा करेंगे उनके साथ। मेरे ख्याल में अभी सरकार अपना ही काम देखनी चाहिए, भारत की सुरक्षा रखना चाहिए, और अंत में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है इस देश में और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उदयपुर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने साफ किया कि राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। राजस्थान की सरकार अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी है, और यही वजह है कि प्रदेशवासी सत्ता में फिर से परिवर्तन चाहते हैं, और कांग्रेस इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आगे चुनावी रणनीति बनाएंगी। थरूर ने कहा कि जो अच्छे दिन के वायदे दिखाए गए थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जनता ये समझ चुकी है कि न पहले के दिन इतने बुरे थे और न आज के दिन इतने ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे में बीजेपी सभी पहलुओं पर विफल हुई है। पंजाब और यूपी चुनाव पर थरूर ने साफ किया है कि पंजाब में वे लीड पर हैं, और यूपी में भले ही आगे ना हो, लेकिन चुनाव के समय तक वे नई रणनीति से काम कर खुद को स्थापित करेंगे। देखिए, कांग्रेस तो अच्छी तरह लड़ने वाले हैं अभी जो भी इलेक्शंस आने वाले हैं। मेरे ख्याल में पंजाब में तो हम तो अभी ओपिनियन पोल्स में हम आगे हैं।
दूसरे पार्टी से। यूपी में हम आगे नहीं हैं, लेकिन और कुछ पिक्चर बाकी है, मतलब कुछ 4, 5, 6, 8, 12 महीना में 12 हफ्ता बाकी हो गए इलेक्शंस के पहले, तो हम देखेंगे कि इस हफ्ते में क्या करेंगे हम। राजस्थान में तो मैं बहुत अच्छी चीज़ें सुन रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के बारे में। हर आदमी से जो मैं मिलता हूँ यहाँ कह रहे हैं कि देखिए आप लोग वापस आने वाले हैं राजस्थान में। तो मुझे लग रहा है कि जनता समझ आए कि पहले के दिन इतने बुरे नहीं थे और आजकल के दिन इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि अगर जो भी वादा किए हैं ये लोग जो पूर्ति नहीं कर सके, तो अभी इनकी वादे पे ज़रा भरोसा देना भी ज़रा सा मुश्किल है। इसलिए विपक्ष की तरफ देख रहे हैं लोग, और कांग्रेस इस ट्रेंड को, इस माहौल को हाथ में लेके आगे दौड़ने के लिए तैयार है। राज्य सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर सरकारी स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में सोमवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता ने बैठक में सभी विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा करते हुए कार्यक्रम को भव्य रूप देने के निर्देश दिए। नगर निगम परिसर में होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों में अलग अलग विभागों की सहभागिता को लेकर चर्चा भी हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने साफ किया कि खादी ग्रामोद्योग और रोजगार कार्यालय की ओर से मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। अन्नपूर्णा के आपके संचालक आए 20-30, तो सोने के सिक्के बांट दिए आपने? कुछ शायद थोड़े बहुत बाकी रहते, वो बांट देना उस दिन करवा देता। उनको बुला लो भाई, उनके परिवार से कोई आ जाए, है ना। और अमित पंजीयन नारायण सेवा स्टेशन वाले सर कैलिबर ग्राम पंचायत विकास नियोजन की ओर से सोमवार से 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभियान का आगाज हुआ। मुख्य आयोजना अधिकारी सुधीर दवे ने बताया कि संदर्भ समिति के लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी सदस्य आगामी दिनों में सभी गांवों में जाकर प्रशिक्षण देंगे। इन कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निर्माण काम किसी वजह से नहीं हो पाते हैं, वह प्रस्ताव वार्ड पंच स्तर से आए और हम तक पहुंचे। इसके साथ ही वर्तमान में राज्य सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द ग्रामीणों सहित वार्ड पंचों, सरपंचों और प्रधानों तक पहुंचाई जाए, ताकि सभी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। आज ये यहाँ पे जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय रिफ्रेशर टीओटी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज से प्रारंभ हुआ है, 5 से 7 दिसंबर तक ये प्रोग्राम रहेगा। और इस प्रोग्राम में बेसिकली जो हमारे पंचायत समिति संदर्भ समूह के लोग बाग हैं, उन संदर्भ समूह के लोगों के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इनका ये दायित्व रहेगा कि ये यहाँ से हमारे से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जो हमारी विकेंद्रीकृत योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर से जो योजनाएं तैयार करनी है, उसके संबंध में ये अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पे जाकर के ये प्रशिक्षण देंगे। 20 और 21 दिसंबर को पूरे राजस्थान में सभी पंचायत समितियों के अंदर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद में 27 दिसंबर को सभी जो सरपंच हैं उनके लिए एक दिन की 27 दिसंबर को रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। और उसके बाद 2 तारीख से 25 जनवरी 2017 के बीच में ये वार्ड पंच और सामुदायिक प्रेरक सबको मिला करके एक बार स्केल किया जाए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मांग नीचे से बन करके आए, योजना निर्माण का जो कार्य हो वो ग्रास रूट लेवल से इस पंचायत समिति लेवल पे आए, पंचायत समिति लेवल से फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए। तो ये मुख्य उद्देश्य है। और जैसा ऊपर से राज्य सरकार के भी निर्देश हैं, केंद्र सरकार की तरफ से है, तो ये इस नियोजन की प्रक्रिया के अंदर हम लोग ये चाह रहे हैं कि नीचे से जो प्रस्ताव है उसके पहले एक उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएशन के आधार पर और किस तरह से योजना का उनको निर्माण करना है, क्या करना है, उसके बारे में ये सारा कार्यक्रम आयोजित। पिछले 5 दिनों से उदयपुर की पुलिस और मर्डर मिस्ट्री की अनसुलझी गुत्थी ने खासो आम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रुचिता की हत्या किसने की और इसकी वजह क्या रही होगी।
सोमवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के बैनर तले कई अधिवक्ता जिला पुलिस अधीक्षक से मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा है कि बार की सदस्य रुचिता जैन के निर्मम हत्याकांड से सभी अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम तथा फॉरेंसिक विशेषज्ञों के निर्देशन में कराया जाना आवश्यक है। स्थानीय समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में प्रकाशित और प्रसारित विरोधाभासी बयानों से प्रकरण का अनुसंधान सही दिशा में नहीं जा रहा है, जिससे कालांतर में दोषी व्यक्ति को विधिक लाभ मिलना संभव है। पुलिस की इस तरह की बयानबाजी और हत्याकांड की मूल वजह तक पहुंचने में असमर्थ रहने वाली पुलिस के खिलाफ अधिवक्ता जगत में काफी रोष है और वह कभी भी आंदोलन की ओर अग्रसर हो सकती है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने आज पद ग्रहण किया। पद ग्रहण करने से पहले प्रोफेसर जेपी शर्मा अपने परिचितों और दोस्तों के साथ सुखाड़िया विश्वविद्यालय पहुंचे। प्रोफेसर शर्मा के सुखाड़िया विश्वविद्यालय पहुंचने पर विश्वविद्यालय प्रशासन और सभी महाविद्यालयों के प्रोफेसरों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी कला, वाणिज्य, विज्ञान और विधि महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और एक कर सभी ने स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रोफेसर जेपी शर्मा ने सभी को विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में सभी के साथ मिलकर काम किया जाएगा और विश्वविद्यालय को आगे ले जाने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। पद ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विश्वविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट के नए कोर्स चलाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में आने वाले बच्चों की संख्या कम होती है, इसके लिए विश्वविद्यालय में कोर्स स्किल डेवलपमेंट के होंगे, न कि परीक्षा पास करने वाले कोर्स। प्रोफेसर शर्मा ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में खाली पड़े पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर भी साफ किया कि अब कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको निपटाने के लिए कुलपति उन मामलों में रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर सरकार के स्तर पर बात करनी पड़ी तो बातचीत के प्रयास कर भर्ती की जाएगी ताकि सभी स्तर की भर्तियां हो सके। फोटो बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। अच्छा मिलके सब काम करेंगे, ठीक है? बैठो ना, देखो फिर ये इस दुविधा में हम बैठेंगे, क्या दें अनुपम उपहार बने। है दुआ, इस प्रभु से दुआ है हमारी, है दुआ निखरे प्रतिभा ऐसी, है दुआ निखरे प्रतिभा ऐसी, अप्रतिम तेरा संसार बने। देखिए, विश्वविद्यालय में जो प्राथमिकता है मुख्य रूप से दो चीजों पे रहती है। एक तो है टीचिंग बढ़िया हो, दूसरा रिसर्च की क्वालिटी अच्छी हो। दो चीजों पे फोकस रहेगा और इनको ठीक से करने के लिए बहुत सारी पेरिफेरल एक्टिविटीज होती है, जिसमें टीचिंग की क्वालिटी ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो और स्टूडेंट्स का भी प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन हो। और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट्स मेन है, हमारे एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, टीचर्स है, एम्प्लॉयज है, इन सब का एक बहुत ही फंक्शनल सपोर्ट हो कि यूनिवर्सिटी सिस्टम को कैसे हम आगे चले और किस तरह से इफेक्टिवली हमारा काम हो, वो मेरी प्राथमिकता है। देखिए छात्र, मैं आपको बताऊं, कॉलेज ये प्रॉब्लम हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी बहुत, राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। इसके लिए दो कारण जिम्मेदार है। पहला तो ये कि जो आज की शिक्षा है वो एग्जामिनेशन सेंट्रिक है, लर्निंग सेंट्रिक नहीं है। बच्चा परीक्षा में पास हो जाता है तो वो देखता है कि यूनिवर्सिटी जाओ या नहीं जाओ, और पास हो जाते हैं। एक कारण तो ये। दूसरा तो कारण है वो ये है कि हम शिक्षा में उदयपुर यूनिवर्सिटी का विशेष रूप से वी विल टर्न इट इनटू लर्निंग सेंट्रिक, और बहुत जल्द हम सारे सिलेबस वगैरह इस तरह के करेंगे जिसमें बच्चे का ध्यान सीखने पर रहेगा, न कि परीक्षा में नंबर लाने का। यानी आप सिलेबस में बदलाव करेंगे? पक्का।
एकदम होगा। और सिलेबस को बदलाव करने की जो प्रोसेस है क्यों नहीं हो पाते हैं, कारण ये है कि उसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। फैकल्टी की मीटिंग है, बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग है, फिर आपकी एकेडमिक काउंसिल है, फिर सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो ये इस प्रोसेस में 1.5-2 साल लग जाते हैं। बाय द टाइम वी हैव दैट सिलेबस इट गेट्स ऑब्सोलीटेड। तो हम इस तरह से रखेंगे कि समाज में, बिजनेस में, सरकार में किस तरह की स्किल सेट की जरूरत है। भर्तियां देखो क्या है, यूनिवर्सिटीज को एक जमाने में बहुत ही ऑटोनॉमी थी, ठीक है ना। और जैसे सैंक्शंस होती थी, यूनिवर्सिटीज सिलेक्शंस करते थे, रेगुलर सिलेक्शंस होते थे। हम लोगों के जब सिलेक्शंस हुए तो बहुत ही रेगुलर हुआ करते थे। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी 2001 के बाद सरकार ने कुछ इस तरह की पाबंदियां लगाई कि भाई कुछ शिकायतें भी हुई विश्वविद्यालयों की जो सिलेक्शंस हुए उनको लेकर के। तो उन्होंने कहा भाई हमसे पूछ के करो, सैंक्शन कर देंगे वो, लेकिन हमसे पूछ के करो, हमारी अनुमति होनी चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है ना, अनुमति लेने की देने की, इस प्रक्रिया में सारी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन सारे रुके पड़े रहते हैं, या कोई वाइस चांसलर रिस्क लेना नहीं चाहता कि क्या होता है जहां जहां भी सिलेक्शन हुए हैं वहां लिटिगेशन हुए हैं, विवाद हुए हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति, भाई पोस्ट एक है, एप्लीकेंट 100 है, तो 99 लोग तो कहेंगे कि मैं एलिजिबल था, मेरा क्यों नहीं हुआ। और इसके लिए कोई ऐसा कोई नहीं है, कोर्ट भी चले जाते हैं। तो कई वाइस चांसलर्स का ये रहता है कि यार छोड़ो, क्यों झंझट में पड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा प्रयास करेंगे कि इसको विधिवत, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली सारी प्रोसेस को पूरा करेंगे। अगर सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ी तो सरकार से बात करके हम कोशिश करेंगे, लेंगे कि भाई कम से कम विश्वविद्यालय में टीचिंग सफर नहीं करे, ये बात। सर, परिणामों की मेजर प्रॉब्लम है, हर चौथे स्टूडेंट के परिणाम गड़बड़ है, कोई ना कोई गलती है, उसके लाइन लगती है। देखो, ये मैं आज आया हूँ, यहाँ की देखेंगे व्यवस्था, सब सुधार करेंगे, ठीक है ना। और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता यूनिवर्सिटी का कि परिणाम गलत है। कर्मचारी बहुत कम है ना। नहीं, कर्मचारी कम है। अच्छा, कर्मचारियों का कम होने का कारण वही है, सरकार देती नहीं अनुमति। यानी 1980-81 में जो हमारी स्ट्रेंथ थी और जो कर्मचारी थे, उस प्रोपोर्शन में आज 115 है, ये समझ लो आप। तो अब 115 लोग, 85% का काम 15 लोग कर रहे हैं। 100 लोगों का काम कौन कर रहे हैं? 15 लोग कर रहे हैं। तो 15 लोग, आफ्टर ऑल ह्यूमन फैक्टर है, कितना काम करेंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की। हालांकि IT एनेबल्ड सारी चीजें होगी, इसलिए काम गति से होते हैं। इसको भी हम स्ट्रेंथन करेंगे यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में, कि भाई सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करके जल्दी से जल्दी परिणाम आए, और परिणाम भी सुचारू रूप से आए, त्रुटियां कम से कम हो। देखेंगे कौन फॉर्म कर रही है, क्या कर रही है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रुचिता हत्याकांड का बिना सोचे समझे खुलासा करने से उलझी शहर के खाकी कानून के रखवालों ने SP को दिया ज्ञापन, कहा जल्द करो कार्रवाई, नहीं तो कर सकते हैं आंदोलन। मोदी के कैशलेस इंडिया अभियान में रंगने लगी पर्यटन नगरी, डालचंद की थाली पर पेटीएम से कर सकते हैं भुगतान। और पूर्व केंद्रीय सेवक शशि थरूर ने कहा, राजस्थान में अगली सरकार होगी कांग्रेस की, अच्छे दिन दिखाने वाली सरकार के आएंगे बुरे दिन। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन ID लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।